हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रशांत और आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक का नाम है, आप लोग थंबनेल से जैसे समझ गए होंगे, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के सभी आयामों के बारे में हम बात करेंगे। हम हर जगह सुनते आ रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये किन लोगों के लिए है, ये अच्छे लोगों के लिए है, बुरे लोगों के लिए है, तरह तरह की बातें। लेकिन आज हम इस वास्तविकता पे बात करेंगे कि ज़मीनी स्तर पे ये क्या है और इसका अस्तित्व क्या है, इसका एग्जिस्टेंस से कोई रिलेशन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ी सी बड़ा हो सकता है क्योंकि अच्छे से समझना है और समझाना है, तो प्लीज़ थोड़ी धैर्य के साथ देखिएगा और सुनिएगा। तो हम शुरू करते हैं। नेशनलिज्म की राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? परिभाषा एक साधारण शब्दों में बताया जाए तो इसकी परिभाषा साधारण शब्दों में बताया जाए तो अपने कंट्री के, अपने देश के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक मजबूत भावना और उसके प्रति प्राइड जो होता है, हम उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये बहुत ही संवैधानिक परिभाषा है, बहुत ही आदर्श शब्दों से बना हुआ है। पर हम अगर इसे ज़मीनी स्तर पर समझना चाहते हैं तो हमें कुछ उदाहरण लेके समझना पड़ेगा। एक दो केसेस हैं, उससे समझना पड़ेगा, तब हम अच्छे से जाके समझ पाएंगे। तो हम बात करते हैं, इसकी वास्तविकता क्या है कि ज़मीनी स्तर पर ये कुछ अलग है। इसका अक्सर होता क्या है कि जो सरकार होती है या कि जो लोग पावर में होते हैं वो इसका मिसयूज करते हैं। ये बहुत ही सीधी सी धारणा है एक, कि आप अपने देश के प्रति वफादार ही रहिए। और हम लोग ये डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं कि एक होता है देश के प्रति वफादार होना, एक होता है सत्ता पक्ष के प्रति वफादार होना। हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम ये भी सीख लेंगे। तो ये है इसकी वास्तविकता कि ज़मीनी स्तर पर ये अलग है। जो लोग पावर में होते हैं वो इसका मिसयूज भी करते हैं कभी कभी। और हम कुछ केसेस देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। हम दो तीन केसेस लेके चलेंगे। पहला केस कि राष्ट्रवाद की परिभाषा में किसी भी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को उत्कृष्ट दिखाते हुए किसी दूसरे देश को नफ़रत के नज़रिए से देखें। ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन हमारी हमारी ज़मीनी स्तर पर यही परिभाषा तैयार हुई है कि जब तक कि हमें अपना देश सबसे ऊंचा रखना है, उसके बाद हम सभी देश हमसे नीचे हैं। ये बात सही है, लेकिन एक नफ़रत की भावना दूसरे देशों के प्रति अगर हम पाल लेते हैं तो ये राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान के प्रति अगर कोई इंडियन कुछ एक साधारण कोमल भाव के साथ अगर दिखा दे कि हाँ, पाकिस्तान का भी सपोर्ट किया जा सकता है, तो हम उसे सीधे सीधे देश विरोधी घोषित कर सकते हैं, देशद्रोही कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वास्तविक परिभाषा से देखा जाए तो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान का भी सपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि वो भी एक देश है। बहुत बड़े संधियाँ हुई तब जाके बना। बहुत हमारे देश के लीडर थे और जो उस देश के लीडर बनने वाले थे, उन सब के बीच में समझौते हुए तब जाके एक देश तैयार हुआ है। तो उसकी भी एक गरिमा है, तो वो भी अपनी जगह पर सही है, तो उसका सपोर्ट करना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन हम अपने देश में अगर हमको देशभक्ति साबित करना है, हमको अपने खुद को देश प्रेमी साबित करना है, तो हमें पाकिस्तान के प्रति नफ़रत अपने दिल में लेके चलनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान को हेट करें, क्योंकि पाकिस्तान को हेट किए बिना भी हम अपने देश के प्रति वफादार रह सकते हैं और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रख सकते हैं। यह है पहला केस। पहले केस का सार क्या निकलता है कि हम किसी दूसरे देश से नफ़रत किए बिना भी
अपने देश के प्रति वफादारी और राष्ट्रवादी भावना को साबित कर सकते हैं। अब हम अब हम केस नंबर 2 पे बात करते हैं। इससे हम समझेंगे कि एक राष्ट्र के प्रति वफादार रहना और सत्ता पक्ष के प्रति वफादार रहना, इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज, जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ था, हम लोग उसके रिवेंज में क्या किए कि हमने एयर स्ट्राइक की, है ना, जो टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान की लैंड में, हमने वहाँ एयर स्ट्राइक की। तो एज एन इंडियन ये बहुत प्राउड करने वाली बात है। लेकिन हम इसे ही थोड़ी एक अगर तोड़ मड़ोड़ के बात समझाने के लिए मैं कोशिश करूँ, तो ऐसा कहूँ कि अगर हमारे देश में कभी कोई ऐसी पावर आ गई, कोई ऐसी सत्ता में कोई ऐसे पावरफुल लोग बैठ गए जो इंडियन आर्मी का यूज़ करके पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहें, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक आम भारतीय नागरिक के दो स्टैंड हो सकते हैं। पहला स्टैंड कि वो अपने देश के प्रति वफादारी साबित करने के लिए भार, भार, भारत सरकार द्वारा लिए गए इस एक्ट को, कि पाकिस्तान में घुस के इंडियन आर्मी घुसेड़ दी जाए और वहाँ के आम लोगों पर अत्याचार करें और धीरे धीरे कोशिश की जाए कि पाकिस्तान भारत में मिल जाए, तो हम इस एक्ट को जस्टिफाई कर दें। और दूसरा स्टैंड है कि हम अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, ये तो हम खुद जानेंगे ना, लेकिन हमें ये भी देखना है कि एक ह्यूमैनिटी के तौर पे, मानवता के तौर पर हमें ये देखना है कि पाकिस्तान भी एक देश है, उसकी भी एक गरिमा है, वहाँ के लोगों की भी एक ज़िंदगी है, तो उन पर अत्याचार करना भी गलत है। तो ये हमें समझना होगा कि अगर अगर हम अपने राष्ट्रवाद की भावना को साबित करने के लिए हम भारत सरकार यानी सत्ता पक्ष के एक्ट को जस्टिफाई करने लगे, तो ये फॉल्स प्राइड हो जाएगा ना। इसलिए हमें पहले यही समझना है। ये डिफरेंस हमारे दूसरे केस का सार क्या निकल के आता है कि हमें अपने देश, अपनी सत्ता पक्ष और अपने देश को डिफरेंशिएट, एक उनके बीच में मार्जिन लाइन है, उसको हमें बनाए रखना है। अगर हम सत्ता पक्ष से प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश के खिलाफ हैं। वो एक कहावत है ना कि हेट द सिस्टम नॉट कंट्री, हेट द सिस्टम नॉट द नेशन, तो यही अप्लाई होता है। अब हम केस 3 पर चलते हैं। तो केस 3 एक आपके अंदर अलग तरीके का नज़रिया ला सकता है। हो सकता है कि आप मुझसे भी ये सवाल करें कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ये सोच कैसे सकता है, पर ये है, सच है तो सच है। तो केस 3 है कि मैं ऊपर से शुरू करता हूँ कि बीइंग प्राउड इंडियन सिटीजन, कि आप एक प्राउड इंडियन सिटीजन बने, या कि आप एक इंडियन सिटीजन बने, और या कि आप सिर्फ सिटीजन बने। ठीक है, ये 3 लेवल पे बात होती है। तो किसी भी चीज़ पे प्राउड करने के लिए उसके पीछे कई कारण होते हैं। चलिए मानते हैं कि आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो आप अपने ऊपर प्राउड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना प्राउड कर सकते हैं, क्योंकि आपने अचीव किया है, आपने एग्ज़ाम निकाला है, सालों मेहनत की है, उसके बाद ये हासिल किया है, तो आप उस पर प्राउड कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे कि आप किसी समुदाय विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति, किसी लिंग, किसी धर्म, किसी राज्य, किसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या किसी कंट्री सिर्फ पैदा हो गए हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ पैदा हो गए हैं, तो आप इसके बेसिस पर प्राउड नहीं कर सकते। जी, अभी तक हम लोगों ने ये बात सुनी थी, आप अपनी जाति पर, आप अपने धर्म पर, आप अपने लिंग पर, है ना, आप अपने क्षेत्र पर, जहाँ पैदा हुए हैं, आप उन पे प्राउड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रही है उसमें। बस आप पैदा हो गए हैं, आप उसके बाद अगर आप कुछ अचीव करें, उस चीज़ के बेटरमेंट में आप अपना सहयोग करें, कंट्रीब्यूट करें, आप अपने एफर्ट्स डालें, तब आप उस पर प्राउड कर सकते हैं। कि हमें प्राउड करने के लिए कारण होता है। अभी मैं एक सिटीजन हूँ, और जब राष्ट्रीयता की बात की जाए
नेशनैलिटी की बात की जाए, नागरिकता की बात की जाए, तब मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ। लेकिन मुझे प्राउड इंडियन बनने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडियन सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट हो, कुछ चीज़ें सुधरें, और तब जाके उसमें अगर देखा जाए कि मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा सहयोग है, तब मैं प्राउड करूँगा कि आई एम अ प्राउड इंडियन सिटीजन। और उससे पहले सिर्फ पैदा हो जाने पर हम प्राउड करें, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो ये कारण है। तो इसका सार क्या है तीसरे केस का? सीधा सा है कि फॉल्स प्राइड से हमें बाहर निकलना है। हमें पहले अपना सहयोग करना है चीज़ों के बेटरमेंट में, अच्छा बेहतर से बेहतरीन बनाने में, और तब जाकर हम प्राउड कर सकते हैं। आज के टॉपिक के लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं कि हमें इसके अस्तित्व की बात करना है, राष्ट्रवाद के अस्तित्व, कि ये असली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर हम इसके फॉल्स एग्जिस्टेंस पे बात करें तो डेफिनेटली इट एग्जिस्ट, पर हमें इसके ट्रू एग्जिस्टेंस पे बात करना है, इसकी सच्चाई ज़मीनी स्तर पर कैसा एग्जिस्टेंस है इसका। तब हमें उसके लिए समझना होगा कि खुद राष्ट्रवाद एक भावना है, और जब तक यह खुद के विवेक और विचारों से मन में जागृत नहीं होती, तब तक ये ना के बराबर है या शून्य के बराबर है। तो आज का टॉपिक आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज की बात। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आखिरी तक आप आ गए हैं इतना बोरिंग वीडियो देखते देखते, तो थैंक यू सो मच। आप लोग के थॉट क्या हैं इसके बारे में, और कुछ अगर नई बातें हों, नए पॉइंट्स हों, तो प्लीज़ मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।